बाहर से आकर हिंदुस्तान में कामकाज करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी की गई है, प्रोसेस आसान किए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जो छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, जिनमें ताकत है, गुंजाइश है, क्षमता है और बड़ा बनने की, क्या वो भी इतनी ही आसानी से कामकाज कर पा रहे हैं? कंप्लायंस के क्षेत्र में काफी कुछ काम हुआ है और जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा होना बाकी है। जी हाँ, कारोबार शुरू करना हो तो परमिशंस की पहले लंबी लिस्ट, बहुत मुश्किल, और एक बार आप शुरू कर लें तो फिर लगातार एक के बाद एक कंप्लायंस का बोझ, जो न सिर्फ आपका समय खाता है बल्कि पैसा भी। तो किस तरह से हिंदुस्तान के कारोबारी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएं, इसी पर हमारी ये खास चर्चा। पिछले 5 दिनों से हम लगातार कम करो कंप्लायंस ये मुहिम जी बिजनेस पर लेकर चल रहे हैं, और आपने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी को भी सुना, जब ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम के वक्त उन्होंने जो इनोग्रेशन किया, उन्होंने कहा कंप्लायंस को कम करने की जरूरत है। और आज इसी खास मुद्दे पर मेरे साथ 3 बड़े मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ देश में कंप्लायंस से रिलेटेड और सरकार की पॉलिसी मेकिंग में बड़ी भूमिका रखने वाले टीम लीज के फाउंडर मनीष सब्बरवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एवेंटीज रेगटेक के सीईओ और को फाउंडर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऋषि अग्रवाल साहब, जिन्होंने कंप्लायंस पर बेहतरीन रिसर्च की है और पिछले 5 दिनों से लगातार हमने उनको सुना है, मैंने उनसे काफी बातचीत की। और इसके साथ ही देश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी खासी पहचान रखने वाले एसोचैम के प्रेसिडेंट और रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गज निरंजन हीरानंदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत ऋषि अग्रवाल साहब आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं। एक बार समअप के लिए दर्शकों को यह बताएं कि हिंदुस्तान में कंप्लायंस का ताना बाना जो जाल है वो कितना बड़ा है, उसके बाद मैं आपसे आगे इसके सॉल्यूशंस पर बात करूंगा। जी तो अनिल जी, कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर केंद्र और राज्य सरकारों की सारी कंप्लायंसेस को जोड़ा जाए तो करीबन 1536 एक्ट्स में अनिल जी करीबन 70,000 कंप्लायंसेस और उनमें 6,618 फाइलिंग्स हैं। आज एक लघु वर्ग के उद्योग को देखा जाए जो कि एक राज्य में कार्यान्वित है, तो उसमें करीबन 364 कंप्लायंसेस एक साल में लगते हैं, जिसमें से 192 कंप्लायंसेस लेबर के होते हैं, करीबन 143 रिटर्न्स और रिटर्न्स उनको भरने पड़ते हैं, 103 पेमेंट्स करने पड़ते हैं और करीबन 64 अलग अलग तरीके के रजिस्टर उनको रखने पड़ते हैं। इस तरह के उद्योग को आज करीबन 1 लाख रुपया महीना सिर्फ कंप्लायंस में कंसल्टेंट्स को देना पड़ता है। तो इसी लघु उद्योग को अगर हम बड़ा कर दें, 5 से 6 राज्यों में इसको लेके चले जाएं, 5 से 6 राज्यों में इसके प्लांट्स डाल दें, कुछ सेल्स के ऑफिसेस डाल दें, कुछ वेयर हाउसेस डाल दें अनिल जी, तो ये करीबन 5 से 6,000 कंप्लायंसेस साल के हो जाते हैं। तो आज कंप्लायंस का देश में जो भार है एक उद्योग पर, वो 300, 350 से लेके 5,000 के बीच में है, आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सब्बरवाल साहब, कंप्लायंस पर बातचीत करने के लिए आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हैं और दूसरी तरह से सरकार के साथ भी उनकी पॉलिसी मेकिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, सिंगापुर में कारोबार शुरू करना चाहते थे, सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरे, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर और 2 घंटे में उनकी कंपनी तैयार हो गई। कोई फिजिकल कहाँ आपका ऑफिस होगा, कहाँ एड्रेस होगा, वो आप जब कारोबार शुरू करना चाहें तब बताएं। एक बार अगर आपको कंपनी बनानी है, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपकी 2 घंटे में सिंगापुर में कंपनी बन जाती है। और हम हिंदुस्तान में मुझे नहीं पता कितने हफ्ते, कितने महीने लगते होंगे और कितनी सारी फॉर्मेलिटीज। तो क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है जब हम अपनी जो कंप्लायंस है, अपनी जो कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको समय समय पर रिव्यू करें, और यदि हाँ तो कैसे करना चाहिए? देखिए, सिंगापुर में जितने लोग हैं उतने लोग तो चांदनी चौक में हैं, तो कभी कभी ये जो कंपैरिजन्स होते हैं सिंगापुर और हांगकांग के, और वो इंडिया को चाइना से कंपेयर करना पड़ेगा एक अब दूसरे को। लेकिन जो ऋषि ने जो लिस्ट बताई जो कंप्लायंस की, इसमें आपकी डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ा। ऋषि ने जो कंप्लायंस सुन पा रहा हूं सर, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं। ठीक जी। ऋषि ने जो कंप्लायंस की लिस्ट जो भार बताया, वो उससे सीधा लाइन हम कर सकते हैं 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान में। 1956 में जो दूसरा 5 ईयर प्लान पास हुआ था, उसने प्राइवेट सेक्टर को बहुत अविश्वास से देखा, बहुत
गवर्नमेंट का बढ़ावा बढ़ाया, पब्लिक सेक्टर का बढ़ावा बढ़ाया, कैपिटल मार्केट्स को रोका। तो वो जो सोच थी 1956 की, वो 1991 में थोड़ी बदली, लेकिन पूरी तरह से नहीं हम बदल पाए हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से जो हमारा कैपिटल है वो बिना लेबर के फंसा हुआ है, और जो हमारा लेबर है वो बिना कैपिटल के फंसा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनफिनिश्ड टास्क है जो 1991 में हमने जो रिफॉर्म शुरू किए, उसके बाद हम दो तीन चीजें उसमें भूल गए। हम करप्शन भूल गए, हम कंप्लायंस भूल गए, हम एजुकेशन रिफॉर्म भूल गए। एजुकेशन रिफॉर्म जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, उसका काफी ध्यान लोग को देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो करप्शन की बैटल चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो कंप्लायंस की बैटल है, मैं तो विनती करता हूं गवर्नमेंट से कि 90 दिन का कंप्लायंस कमीशन बैठाएं, और कंप्लायंस कमीशन से कहें कि 50% कंप्लायंसेस और 50% फाइलिंग हटा दें। और सबसे बड़ी बात जो हमारे 70,000 कंप्लायंसेस में है, उसमें से 8,000 में तो जेल प्रिस्क्राइब है। अब विष्णु सहस्त्र नाम में एक बहुत अच्छा दोहा है, जिसका मतलब रफली ट्रांसलेट होता है कि भगवान ने भय क्यों दिया, जिससे वो हटा सके। व्हाई डिड गॉड क्रिएट फियर? सो ही कुड टेक इट अवे। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन हो गया है इतना ज्यादा हमारे कंप्लायंस सिस्टम का, कि 70,000 कंप्लायंसेस में 8,000 में आप जेल जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट को भय करता है। और पर्टिकुलरली जो फैक्ट्रीज चाइना से आना चाहती हैं, सिंगापुर से भी जो आना चाहते हैं, या जहां से भी आना चाहते हैं, वो लोग ये कंप्लायंस सिस्टम नहीं समझते हैं। हम लोग इंडिया में थोड़ा मैनेज कर लेते हैं या इससे पीस कर लेते हैं, या अगर हमको फॉरेन इन्वेस्टर्स, कैपिटल मार्केट्स और ये इन्वेस्टमेंट साइकिल जो कोविड के बाद आना चाहिए, कोविड के बहुत पेन होगा इस इकोनॉमी में। एमएसएमईज में हमारे 6 करोड़ एंटरप्राइजेस हैं, उनको बहुत सारे कोविड के बाद जी नहीं पाएंगे। तो जो पॉलिसी विंडो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कि जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और टाइमिंग साथ आता है तब चेंज होता है। 1991 में एक पॉलिसी विंडो खुला था, 2020 में कंप्लायंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी विंडो है, जो बहुत तेजी से जॉब क्रिएशन फॉर्मलाइज कर सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये विंडो ना खोएं। बिल्कुल। तो सबरवाल साहब ने एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है, एक कमीशन बने, 90 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करे, सरकार उस पर विचार करे और लागू करे। और आई एम श्योर हमारे जो 3 बड़े एक्सपर्ट्स इस पैनल पे हैं, वो अपनी सेवाएं निःशुल्क सरकार को देने के लिए तैयार हैं। और हमने भी पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी पूरे देश भर के लोगों से इस कम करो कंप्लायंस की मुहिम में जो कुछ सुझाव आमंत्रित किए, वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हीरानंदानी साहब, आपका सेक्टर रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कंप्लायंस का बोझ और किसी सेक्टर पर हो नहीं सकता। आप और आपके कस्टमर्स दोनों ही दबे हुए कंप्लायंस के बोझ में। मेरे ख्याल से घर खरीदने में जाऊं 35 से 50% कॉस्ट तो ये कंप्लायंस में, ये सारे टैक्सेशन ये वो उनमें चली जाती है। आखिर रास्ता क्या है सर, कम कैसे किया जाए, ये बताएं सर। इरादा क्लियर हो, स्पष्ट हो, और प्रधानमंत्री इसके ऊपर फोकस करें तो जरूर इसमें सुधार हो सकता है। लास्ट 3 साल में कुछ सुधार हुए हैं, जैसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई की जो सुविधा है, वो उन्होंने कुछ टेबल्स कम कर दिए है, तो वो एक फर्क आ गया है जहां हम कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, इसलिए वो वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन आज की तारीख में हम देखा जाए तो काफी ओवरऑल जो मार्केट में है वो सुधारा इतना नहीं हुआ है जितना हम सोचते हैं कि बाहर के जो कंपनीज हैं यहाँ आए। और जो आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं उसके लिए कुछ रुकावट बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक दाखला देखूं कि 2019 में आप देखिए कि 42 कंपनियां चाइना छोड़ के बाहर निकल गए, सब टेक्सटाइल के कंपनीज थे क्योंकि लेबर का कॉस्ट ज्यादा था। ये 42 कंपनीज में से 23 कंपनीज वियतनाम में चले गए, 8 कंपनी बांग्लादेश चले गए, सिर्फ 2 कंपनियां इंडिया में आए। इसलिए नहीं कि यहाँ हमारे कॉस्ट कम नहीं है, कम है। यहाँ प्रॉब्लम्स जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो बहुत काफी अड़चनित है। इसलिए जो अभी कृषि अग्रवाल जी ने बताया, वो जो प्रॉब्लम्स हैं इतने नंबर्स के हैं, लेबर के जो इश्यूज हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं,
कि वो यहाँ आने से हिचकिचाते हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो आपने कमीशन की बात की, या वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर कर दे, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये कर दे, या हमारी जो एसोसिएशंस है वो सुझाव दे सरकार को और उसको मान्य सरकार कर दे, मेरे अंदाज से कुछ भी करके इसका मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और ये आप कर जाएंगे तो मेरे अंदाज से जो आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ आना चाहती है, या जो हम फैक्ट्रियां या बिल्डिंग्स या रियल एस्टेट यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सब में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, हमारे पास जनरेशन पावर की सुविधा है। लेकिन हम देखें, अभी आपको मैं एक दूसरे दाखला दिखाऊं कि जो कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। हम कुछ कंपनियां यहाँ टेक्सटाइल्स के चल रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पावर कॉस्ट इतना ज्यादा है कि वो गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं। वो पूरा रीसेटलमेंट गुजरात में करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, न लेबर की प्रॉब्लम नहीं कुछ, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर की कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो क्रॉस सब्सिडी पावर की एग्रीकल्चर को करती है, इसलिए वो पावर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। अभी आप सोचिए, आप ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे नए फैक्ट्रीज यहाँ लग जाएं, लेकिन जो जूने कंपनीज है वो शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से ये इडियोसिंक्रेसीज जो है, हमें ये क्लियर करने की आवश्यकता है, और आप करेंगे तो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, या सिस्टम करना चाहते हैं, ईज ऑफ बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब करने से देश को बहुत ही फायदा हो। और आपको बधाई देना चाहता हूं सिंघवी साहब कि ये आप लोग ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत उचित है, और मेरे अंदाज से देश को बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप इसको नोट डाउन करके एक नंबर स्कीम दे दें, हमें एसोचैम में भी भेज दीजिए, तो हम भी सरकार को इसके ऊपर पूरे आइटम से सिफारिश करेंगे। जरूर, और बिल्कुल आपको भी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद ऋषि अग्रवाल जी को, सबरवाल साहब को, जिन्होंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करके हमें डेटा मुहैया करवाया, और उनके डेटा के बेसिस पर हमने पूरी ये कैंपेनिंग की और ये शो बनाया। लगातार पिछले हफ्ते हमने रोज शो किए, और अब फाइनल शो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। फाइनल मतलब इस सीरीज का, जब तक ये पूरा कैंपेन अपने एक मुकाम पर न पहुंच जाए तब तक हम करेंगे जरूर। लेकिन एक सबरवाल साहब, एक सवाल जो है कि जितनी कंप्लायंस कम होगी उतना करप्शन भी कम होगा, ये हम मानकर चल सकते हैं। अब होता ये कि अगर सरकार चाहे भी, कोई मंत्री चाहे भी कि कुछ चीजें कम की जाए, तो ब्यूरोक्रेट्स टांग अड़ा देते हैं। सर देखिए, आप ऐसा करेंगे ना तो फिर आप जाने सर, कभी कल को कोई मामला आ गया तो मुझे नहीं पता। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं जगह टांग अड़ाते हैं या नहीं करने देते हैं, ताकि जितनी ज्यादा कंप्लायंस उतनी ज्यादा, इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो मेरी पूछ, इसको निपटेंगे कैसे सर? ये सिस्टम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अगर हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सस्टेनेबल बेसिस, मतलब लंबी दौड़ में दौड़ना है, तो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ होना पड़ेगा। दिल्ली में 55 मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं है। जापान में सिर्फ 8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूएस में सिर्फ 14 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और यूके में सिर्फ 22 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हर मिनिस्ट्री में 2 सेक्रेटरी होते हैं, 4 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। इनफैक्ट अब तो दिल्ली में 250 लोग हैं जिनका रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इंडिया को जरूरत नहीं है 250 लोगों की दिल्ली में सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, और एक जो ऋषि के आप डेटा से आपको भी लगा होगा कि सेंटर और स्टेट को दोनों साथ काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती थी कि अगर स्टेट स्ट्रांग हो जाए तो देश वीक हो जाता है। एनटी रामाराव कहते थे कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक कहानी है, इंडिया तो अपने स्टेट गवर्नमेंट से चलती है। वो दोनों गलत थे। सेंटर और स्टेट को दोनों साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना से आता है वो शायद आज की जमाने में आज के दिन में शायद उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में आराम से नहीं जाए, लेकिन कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जो 6 और 7 इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, वो सेंटर और स्टेट को साथ काम करना पड़ेगा। पहले हम 50 फैक्ट्री ले आए, उन 50 को देख के और 200, 300, 400 आ जाएंगी। तो जो स्टेट और सेंटर का साथ काम करना हो, वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के साथ, जो सिविल सर्विस रिफॉर्म, जो वीरप्पन मौली की पिछली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी थी, या
बहुत सारे रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे हो चुके हैं। तो हमारे पास 20 साल पुरानी 4 रिपोर्ट्स हैं ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एक तो हम कंप्लायंस कमीशन 90 दिन में कर दें, लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो जैसे फिर से पेड़ उग जाता है इन कंप्लायंसेस का, ये ब्यूरोक्रेसी फिर से उगा देगी। पता नहीं सर, अब देखिए अभी तो फिर भी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, और अगर जो कहते हैं कि कोalition गवर्नमेंट आ जाए तो आप कितनी मिनिस्ट्री कम कर सकते हैं, बढ़ाने वाला मामला है। आप जब कह रहे हैं कि 250 सेक्रेटरीज की दिल्ली में जरूरत नहीं है, आई एम श्योर अगली बार आप कभी मिनिस्ट्री में पहुंचेंगे तो कितने सेक्रेटरीज आपको चाय पिलाएंगे। सबरवाल साहब, ये अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इससे भी पता चलेगा कि कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाकई में रियल लेवल पर कितनी आपके सामने है। अच्छा, एक अग्रवाल साहब, ऋषि अग्रवाल साहब, कई सारे कानून ऐसे बने हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये बाबा आदम के जमाने के कानून हैं, उस समय ठीक थे, बना दिए, और पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे बात की उसमें कई सारे आपने एग्जाम्पल ऐसे दिए भी हैं। क्या ऐसे ढेर सारे कानून हैं जो अपनी अहमियत खो चुके हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, उनके भी कंप्लायंस करवाए जा रहे हैं, क्या इन्हें तो तुरंत प्रभाव से खत्म किया जा सकता है? ऐसा कुछ अनुभव है आपका? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल कम किया जा सकता है। मैं कुछ नंबर्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश में सिर्फ लेबर की बात करते हैं, 1536 एक्ट में से 463 एक्ट लेबर के हैं। इनमें करीबन 32,500 कंप्लायंसेस सिर्फ लेबर की हैं। तो 69,233 कंप्लायंसेस में से 32,500 कंप्लायंसेस अनिल जी सिर्फ लेबर कैटेगरी में आती हैं। अगर इन 32,500 कंप्लायंसेस को देखा जाए तो इनमें 2750 तो सिर्फ रिटर्न और रजिस्टर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो वेजेस है वो हमने 9 या 10 अलग अलग एक्ट्स में वेजेस को डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं मस्टर रोल्स और वेज रजिस्टर की बात करूं तो 11 या 12 अलग अलग एक्ट्स में मस्टर रोल और वेज रजिस्टर आज रखने पड़ते हैं। और मैं सिर्फ एक ही राज्य की बात कर रहा हूं और सिर्फ लेबर की बात कर रहा हूं। मैं क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस डिपार्टमेंटल, इंटर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक राज्य की बात कर रहा हूं। एक महाराष्ट्र या कर्नाटक का कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, तो उसमें मल्टीपल एक्ट्स, लेबर एक्ट्स के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स और रजिस्टर आज रखने पड़ते हैं। तो इनकी क्या जरूरत है? जैसे एक्सीडेंट रजिस्टर मान लिया जाए तो 4 से 5 अलग अलग फॉर्मेट सिर्फ एक्सीडेंट रजिस्टर के हैं। मस्टर रोल्स और वेज रजिस्टर के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर आप इस कंपनी को 4 से 5 स्टेट्स में ले जाए तो सडनली नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो इनको रखने पड़ेंगे वो सैकड़ों में चले जाते हैं। मिनिमम वेजेस की अगर आप डेफिनेशंस देखें तो एक कर्नाटक जैसे छोटे स्टेट में आज 900 के ऊपर मिनिमम वेजेस के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो अगर आप 4 या 5 स्टेट में बात कर रहे हैं तो 5-6 हजार मिनिमम वेजेस की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ आप जूझ रहे हैं। आज भी मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां पे कि जो लैट्रिन यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर या जो मजदूर, उसको साल में 3 बार व्हाइट वॉश कराना पड़ता है। अगर नहीं कराइएगा तो सीवियर पेनल्टीज है एक्ट में। तो इस तरह की कंप्लायंसेस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा रिडंडेंसी आ चुकी है, बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है। एक ही लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एक्ट्स में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स हैं, और अगर इनके ओरिजिनल इंटेंट पे अनिल जी जाया जाए तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं। आज साल में हम 3000 बार लॉज को चेंज करते हैं। तो इन सब चीजों को रैशनलाइज किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिजिटाइज किया जा सकता है, और उस भार को आज उद्योगपति के लिए कम किया जा सकता है। जी, हीरानंदनी साहब, एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, लंबा चौड़ा स्टाफ भी है आपके पास, और आपके पास 2-4 कानून एक्स्ट्रा भी लगा दे तो कैसे भी गिरते पड़ते आप उसको पालन कर ही लेंगे। लेकिन आप चूंकि एसोचैम के प्रेसिडेंट है, छोटे कारोबारी एमएसएमईज भी आपके संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके मेंबर्स हैं, ये बताइए उनके लिए कितना मुश्किल काम है कि एक तो छोटा कारोबार, उसके ऊपर आप प्रोफेशनल हायर करो, समय लगता है, पैसा लगता है। तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि एक पर्टिकुलर लिमिट की टर्नओवर हो, एक पर्टिकुलर लिमिट का पैसा प्रॉफिट कोई कंपनियां कमा रही है, एमएसएमईज हैं, उनके लिए मिनिमम कैसे कर ले तो कम से कम है ना वो ध्यान बिजनेस बढ़ाने में दे, न कि मतलब सीए से बात करनी है, जीएसटी वाले से बात करनी है, 5 और फैक्ट्री वालों से बात करनी है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं सर? इसके बारे में सुझाव दें आप। इच्छा हो, विचार ऐसे सीधे हो तो जरूर हो सकता है। जैसे आपने बताया अभी कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की भी आवश्यकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की भी सहानुभूति चाहिए, क्योंकि काफी उसमें जब कानून बदलते हैं तो उसमें इतने किंतु परंतु आ जाते हैं कि वो कहाँ ना कहाँ वो
क्या बोलते हैं, जाल बिछा देते हैं कि कुछ न कुछ कहाँ लोग बिजनेसमैन वहां आके उनके दरवाजे पर या उनके ड्रॉर पर आके फंस जाए। तो मेरे अंदाज से ये एक ऐसे विचार से कमीशन करें या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट को यूज करें या पॉलिटिकली ग्रुप को करें या हमारे एसोसिएशन के द्वारा हम सुझाव दें। हमने अभी कंपनीज एक्ट के चेंजेस करने की सुझाव दिए, उसमें 190 सेक्शंस के बदलाव करने की आवश्यकता है सिर्फ कंपनीज एक्ट एक में, और जैसे लेबर लॉ है उसमें और चेंजेस हैं। वैसे देखा जाए हमारे जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है वहां कितने कानून है लेबर के बारे में या उनको सुझाव कैसे करने के लिए, और वो है। और दूसरे बाकी जो लेबर के कानून में हर स्टेट के कानून अलग है, और जो अपने को ये जो रजिस्टर मेंटेन करना है हर स्टेट वाइज लोकल कॉरपोरेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है, स्टेट्स की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जीएसटी के हैं, इनकम टैक्स के कितने हैं। तो मेरे अंदाज से ये रिफॉर्म प्रोसेस के लिए एक क्रांति करने की आवश्यकता है। हम एक क्रांति करें कि विद इन 6 मंथ्स ये सब जो नेगेटिव्स हैं और जो हमें ईज ऑफ बिजनेस करने में अड़चन दे रही हैं उसको हम मिटा देंगे, नहीं इसके हम बदला देंगे, इसको मिटा देंगे। तो जो अब आपने सामने अभी बताया कि सिंगापुर में जो ईज है वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास चांदनी चौक जितना नहीं है, कितने चांदनी चौक है हमारे पास देश में, और हर चांदनी चौक को इतने आप कानून दिखाएंगे तो हमारा देश की प्रगति कभी हो ही नहीं सकती है, और हम चाइना को कभी कंपटीशन नहीं दे सकते। तो आपको विश्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल करना है, तो ये सब परिवर्तन करना ही है। और जब तक ये परिवर्तन आप नहीं करते हैं तो वो आप जो ग्लोबल टिकाव करना है, जो विदेश में भी टक्कर करना है, हमको कॉस्ट में कम कर देना है, हमें ये सब जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो ये अननेसेसरी कॉस्ट जो हमारे पास लग जा रहा है वो निकल नहीं जाए, तब तक ये बात सीमा नहीं आ सकती। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, और जो साहब ने बताया है, जिसने आंकड़े दिए कि इतने कानून में परिवर्तन है, ये मुझे लगता है एक डॉक्यूमेंट करके हम बनाते हैं, और ये सरकार को ये डॉक्यूमेंट पूरे पब्लिश करना चाहता है, और प्रधानमंत्री को हम ये प्रस्ताव देंगे कि ये जितने भी 18,000 जो बात है उसको कैसे आप मिटा के 1800 नहीं 18 ही कर दें, तो ये एक परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल, और आमतौर पर आप इस तरह के शब्द एक बिजनेसमैन से कम सुनेंगे कि एक क्रांति की जरूरत है। जी हाँ, बिजनेस में भी एक क्रांति की जरूरत है, कंप्लायंस और कानून में भी क्रांति की जरूरत है। और वैसे तो निरंजन सर ये बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, कोई बिजनेस चैनल भी इस पर बात नहीं करना चाहता, किसका इंटरेस्ट है, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, ये सब सोचते हैं। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की, अग्रवाल साहब, मनीष सर ने हमें काफी कुछ इनपुट्स दिए, काफी कुछ रिसर्च दी, तो हमारा भी जोश बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलिए इस मामले में कुछ आगे करते हैं। मनीष सर, एक जो सबसे बड़ी बात है, कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक बड़ा विदेशी निवेशक आता है तो उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री से लेकर एक छोटा बिजनेसमैन, छोटा कारोबारी जो एक छोटी जगह से कारोबार शुरू करता है, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर, मिनिस्ट्री से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक सब जगह कंप्लायंस का जाल है और वहां पर लोग उलझते हैं। क्या कुछ ऐसा काम होना चाहिए, और होना चाहिए तो कैसे हो सकता है कि एकदम लोकल बॉडीज के लेवल से लेकर मिनिस्ट्री तक सारे कानूनों का रिव्यू हो, सब कुछ देखा जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का कोई मामला बने, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं कि भविष्य में होगा हमारे देश में? सर बिल्कुल होगा सर। आई थिंक हमको चाइना और हमारा पर कैपिटल जीडीपी 1990 में 1 था, अब वो हमारे से 4-5 टाइम ज्यादा है। और कोविड में जो दुख हुआ है या कोविड का जो पेन है, इसने रिमाइंड किया है हमको कि पर कैपिटल जीडीपी टोटल जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 5 तो पहुंच गए टोटल जीडीपी में, लेकिन 140 है पर कैपिटल जीडीपी में कंट्रीज में। तो जो इस कोविड का पेन है, मैं तो सोचता हूं कि इस पॉलिसी विंडो से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इंडिया को नहीं बचा सकती है। सिर्फ जो सोशल सिक्योरिटी इंडिया में सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है, वो जॉब क्रिएशन हो सकता है।
और फॉर्मल जॉब क्रिएशन के लिए, कंप्लायंस के लिए सिंगल विंडो, कंप्लायंस के लिए को काटना, तो कंप्लायंस के जैसे हिरानंदानी सर ने कहा कि क्रांति करना पड़ेगा। उसके बिना हम लोग जो हमारे 200 मिलियन लोग फार्म पे हैं और जिनको नॉन फार्म जॉब्स देने हैं, चाइना ने पिछले 30 साल में 40 करोड़ लोगों को फार्म से नॉन फार्म पे मूव किया है। उसी तरह का रेवोल्यूशन अगर हमको लाना है तो ये कंप्लायंस कमीशन बैठानी पड़ेगी। इस कंप्लायंस कमीशन को एक बहुत बड़ा चाकू लेना पड़ेगा इस कंप्लायंसेस और फाइलिंग्स में। उसी हिसाब से जो हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो नया अपॉइंटमेंट होगा वो कंप्लायंस को काट के ही होगा, ऐसे स्टेटस को जैसे चल रहा है वैसे नहीं होगा। बिल्कुल सर्जरी करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा पाया जाए। मैं आप तीनों को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूं क्योंकि आपने इतने बेहतरीन इनपुट्स दिए, रिसर्च दी, अपने सुझाव दिए। लेकिन इस बार स्पेशली मैं हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से दर्शकों ने इस मुहिम में हमारा साथ दिया, अपने सुझाव भेजे। अगर हम यही सोचेंगे कि देश में कभी कुछ बदल नहीं सकता तो कभी बदलेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे, अपने सुझाव पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चलिए 100 सुझाव भेजे, 100 में से 10 भी 20 भी जो कुछ भी लागू हो जाए, बदल जाए, वो भी एक अच्छा कदम है सही दिशा में। और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कम करो कंप्लायंस के इस कैंपेन में। और मैं उम्मीद करता हूं हम ये सारे जो सुझाव मिले इन्हें हम सरकार तक पहुंचाएंगे, हम वित्त मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और सरकार में जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन जिन मिनिस्ट्री में जरूरत है वहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष सब्बरवाल सर, निरंजन हिरानंदानी सर और साथ ही ऋषि अग्रवाल जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया इस मुहिम से जुड़ने में।